वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। खुदा की मदद कहानी। यशपाल, उबैदुल्लाह मीर और सैयद इम्तियाज अहमद हाई स्कूल में एक साथ पढ़ रहे थे। उबैद छुट्टी के दिनों में जाकर अपने गुजारे के लिए अनाज और कुछ ही ले आता। रहने के लिए उसे इम्तियाज अहमद की हवेली में एक खाली अस्तबल मिल गया था। इम्तियाज का बहुत सा समय कनकैयाबाजी, बुटेरबाजी, सिनेमा देखने और मुजरा सुनने में चला जाता और कुछ फुटबॉल क्रिकेट में। वालिद साहब कुछ पढ़ने लिखने के लिए परेशान ही कर देते तो वह पलंग पर लेटकर नावल पढ़ता पढ़ता सो जाता। जब इम्तियाज यह सब फन और हुनर पास कर रहा था, उबैद अस्तबल में अपनी खाट पर बैठते उनका क्षेत्रफल निकालने, झकोग्य से गुना कर, जैसे भाग देकर उसे मन और ल के जोड़ के बराबर प्रमाणित करने और इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी गई बरकतें याद करने में लगा रहता। इम्तियाज को उबैद का बहुत सहारा था। स्कूल में जब मास्टर लोग घर पर काम करने के लिए दिए गए काम के बारे में सख्ती करने लगते तो वह उबैद की कापियों की मदद ले मास्टरों की तसल्ली कर देता। उबैद यह सब देखता और सोचता था, मेहनत और सब्र का फल एक दिन मिलेगा। खुदा सब कुछ देखता है। उबैद मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो गया। इम्तियाज के वालिद सैयद मुर्तजा अहमद को काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी। उनका काफ़ी रसूख था। इम्तियाज भी पास हो गया। उबैद का अपने गांव में गुजारा मुश्किल था। जमीन इतनी कम थी कि सभी लोग घर पर रहते तो निचले बैठे रहते या खेत में मजदूरी करते। जुताई पर जमीन मिलना भी आसान न था। घर वाले कहते थे, इतना पढ़ाया लिखाया है तो क्या हाल चलवाने के लिए। अगर जमीन से ही सिर मारना था तो इल्म का फायदा क्या। उबैदुल्लाह आगरे में कोशिश करता रहा। कभी भट्टे पर नौकरी मिल जाती, कभी किसी जूते के कारखाने में। तनख्वाह 20-22 रुपये, और फिर नौकरी पक्की नहीं। इतने में इम्तियाज मुरादाबाद से सब इंस्पेक्टरी पास करके आ गया और उसे अपने ही शहर में नौकरी मिल गई। इम्तियाज ने फिर उबैद की मदद की। उबैद कांस्टेबल हो गया। यह था कहे कि लाल पगड़ी और खाकी वर्दी पहनकर उबैद आम लोग बाग के सामने हुकूमत दिखा सकता था, लेकिन जान पहचान के लोगों में, साथ पढ़ने वालों का सामना होने पर उसके मुंह में कड़वाहट सी आ जाती, खासतौर पर जब उसे इम्तियाज के सामने सल्यूट देनी पड़ी। उसे यह न भूलता कि स्कूल में इग्लियाज उसकी कापियों से नकल किया करता था। लेकिन अगर इंसान के किए ही सब कुछ हो सकता तो खुदा की हस्ती को इंसान कैसे पहचानता। सैयद इम्तियाज रसूल के खानदान से थे। खैर, कमी तो मेहनत और ईमानदारी का नतीजा सामने आएगा। खुदा सब कुछ देखता है। उबैद की ड्यूटी नाके पर लगती या रात की रौंद में पड़ती तो चवन्नियों अठन्नियों को शक में फायदा उठा लेने का मौका रहता। उसके साथ के सब लोग ऐसा करते ही थे, वरना 18 रुपये की कांस्टेबली में क्या रखा था। पर उबैद नियत न बिगाड़ता। उसे ईमानदारी और मेहनत के अंजाम पर भरोसा था। जब वह एड़ी से पड़ी ठोककर दारोगा साहब को सल्यूट देता था तो मन में एक आदर्श की पूजा करता था। यह आदर्श था सिर की लाल पगड़ी पर लटकता सुनहरा झब्बा, पीतल का चमचमाता ताज, कंधे से कमर तक लगी हुई चमड़े की पेटी। तनख्वाह चाहे अधिक न हो, पर वह सरकार का प्रतिनिधि होगा। इतिहास में उसने कई बादशाहों और खलीफाओं का जिक्र पढ़ा था, जो गरीबी में गुजारा कर इंसाफ करते थे। वैसे ही यह भी करेगा। हिंदुस्तानी अफसर अक्सर कमीनापन करते हैं। अंग्रेज के हाथ में इंसाफ है, इसीलिए खुदा ने उसे इतना रुतबा दिया है। सैयद इम्तियाज अहमद C0I0D डिपार्टमेंट में हो गए थे। उबैद पढ़ा लिखा था। उन्होंने उसे भरोसे लायक आदमी समझ अपने नीचे ले लिया। उसे अदना सिपाही की वर्दी से मुक्ति मिली। साइकिल का और दूसरे भत्ते मिलने लगे। दही की जहमत के बजाय उसका काम हो गया खबर लेना देना। सरकार के सामने उसकी बात का मूल्य था। उसने एक तथ्य समझा, दादर में जितना आतंक, अपराध और सनसनी हो, सरकार की दृष्टि में उसका मूल्य उतना ही अधिक है। सैयद साहब स्वयं जो चाहे करते ही, लेकिन उन्हें आदमियों की जरूरत थी, जो कम से कम उन्हें तो धोखा न दे। ऐसे मामलों में अक्सर उबैद की ड्यूटी लगती। मेहनत का नतीजा उबैद को मिला। जल्दी ही उसकी वर्दी की आस्तीन पर पहले एक बत्ती, फिर 2 लग गई। इस महकमे में नौकरी करते उसे बरस ही पूरा हुआ था कि सन 42 का अगस्त आ गया। जगह जगह से रेलें और तार के खंभे उखाड़ दिए जाने हों, राह आने जला दिए जाने के भयंकर समाचार आने लगे। उबैद को लोग बाग की आंखों में सरकार के लिए और अपने लिए नफरत और सरकशी दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि स्कूल में सन 1985 के गदर का हाल पढ़ते समय जाहिरा तारीफ अंग्रेजों की ही की जाती थी। लेकिन सभी के मन में मुल्क को आज़ाद करने के लिए विदेशियों से लड़ने वालों की ही इज्जत थी। मालूम होता था कि फिर वही वक्त आ रहा है। लेकिन अब वह अंग्रेज सरकार का नौकर था। एक बार वह मन में सहमा,
अगर रियाया और सरकार की इस पकड़ में सरकार चित हो जाए तो उसका क्या होगा। उस वक्त उसने रेडियो पर लाट हैलत साहब का फरमान सुना। लाट साहब ने कहा, इस वक्त सरकार मुल्क के बाहर दुश्मनों से लड़ रही है। कुछ शरारती और सरकश लोग रियाया को सरकार के खिलाफ भड़का कर अमन में खलल और परेशानियों पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपनी वफादार रियाया, पुलिस और फौज पर पूरा भरोसा है। हमारी सरकार के जो अगले इस सरकश और बदअमनी को खत्म करने में जी जान से इमदाद करेंगे, सरकार उनकी खिदमतों का मुनासिब एतराफ़ करेगी। पुलिस और फौज को सरकशी खत्म और अमन कायम करने का फर्ज पूरा करने में जो सख्ती करनी पड़ेगी, उसके लिए सरकारी नौकरों, पुलिस या कौन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी, न उसकी कोई जांच पड़ताल होगी। उबैद का सीना गज भर का हो गया। बाजारों में इनकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद की आसमान फाड़ देने वाली जनता की चिल्लाहटों और थानों कचहरियों को जला देने की अफवाहों से थर्राते उबैद के दिल को सांत्वना मिली। उसने सोचा, इधर जिंदाबाद और मुर्दाबाद की चिल्लाहट और लाखों सरकश है, तो हमारे पास भी राइफलों से मुसले गार्दें, फौज, तोपखाने और हवाई जहाज हैं। अगर एक बम आगरे पर गिरा दिया जाए तो सरकश रियाया का दिमाग दुरुस्त हो जाए। थाने में अधिकतर मुसलमान सिपाही थे। कोतवाल साहब भी मुसलमान थे। उन्होंने रेडियो पर हुआ कायदे आजम का ऐलान सब सिपाहियों को बताया कि हिंदू कांग्रेस की इस बगावत का मकसद अंग्रेज सरकार को डराकर मुल्क में हिंदू कांग्रेस का राज कायम करना है। मुसलमानों को इस बगावत से कोई सरोकार नहीं। मुसलमान हिंदू कांग्रेस से डरकर उनका राज हरगिज कायम न होने देंगे। कोतवाल साहब सिपाहियों को यूं भी समझाते रहते थे कि मुसलमान हाकिम कौम है, वे हमेशा मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं। इसी आगरे के किले में मुसलमान हुकूमत करते थे। अंग्रेज हमेशा मुसलमान का एतबार और इज्जत करता है। ईसाई हमारे अहले किताब हैं। खुदा पे अंग्रेज को उहदा दिया है और हम लोगों को उसकी मदद करने का हुक्म है। यह कांग्रेस के बनिए बक्काल क्या हुकूमत करेंगे। इन्हें चरखा काटना है तो लहंगा पहन ले और बैठकर सूत काटे। मुसलमान शेर कौम है, हमेशा से गोश्त खाता आया है, अब घास कैसे खाने लगे। उम्मीद भी सोचता, इन लोगों के राज में हम लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है। हम लोग भला इनकी गुलामी करेंगे। रियाया की सरकशी और बगावत की जीत का मतलब है कि पुलिस, फौज और हुकूमत तबाह हो जाए। जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, यानी हम लोग दो रोटी के लिए सिर पर झाबा रखे तरकारी बेचते फिरें, या इनके लिए इक्के हाँकें। उसने मन ही मन सरकश रियाया को गाली दी और उनके प्रति नफरत से थूक दिया। उस समय रियाया ने सरकार को जाने क्या समझ लिया था। पटवारियों, तहसीलदारों, जेलदारों की सब यात्रियों और जबरन जंगी चंदा वसूल किए जाने का बदला लेने के लिए देहातों में खाली हाथ या ढेला, पत्थर और लाठी ले उठ खड़े हुए। ज्यों-ज्यों जनता का विरोध बढ़ता जा रहा था, सरकार सिपाहियों का लाड़ और खुशामद अधिक कर रही थी। U0P0 के पूर्वी जिलों के देहात में विद्रोह अधिक था। पश्चिम के जिलों से वफादार और समझदार पुलिस को स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए भेजा गया। सैयद इम्तियाज अहमद की मातहती में उबैद भी बनारस जिले में गया। विशेष भरोसे का और समझदार होने के नाते उसे सदर की पोशाक में देहाती बनकर सरकशों का पता लगाने का काम सौंपा गया। दिन भर गांव-गांव फिरकर अगर वह सांझ को खबर देता कि सब अमनो-अमान है तो सैयद साहब उसे फटकार देते और रपट लिखते कि मात पर जरिए से पता चला है कि पड़ोस का थाना फूंक देने वाले सरकश लोग गांव में छिपे हुए हैं। रपट में कुछ सरकश बनियों के नाम खास तौर पर रहते। साहब के यहाँ उबैद की कारगुजारी पहुंचने पर उसकी पीठ फूंकी जाती। गारद जाकर गांव को घेर लेती। एक एक झोंपड़ी और मकान की तलाशी ली जाती। भगोड़ों का पता पूछने के लिए लोगों को मुश्के बांध का पीटा जाता। औरतों को नंगी कर देने की धमकी दी जाती। तबीयत होती तो धमकी को पूरी कर दिखा देते। इस मुहिम में पुलिस वालों के हाथ जो लग जाता थोड़ा था। किसी के घर से घी की हांडी, गुड़ की भेलिया, किसी की अंटी से 2-4 रुपये, किसी औरत के गले या कला ई से चांदी के गहने उतर जाने का क्या पता चलता। सिपाहियों ने खूब खाया। सेरों चांदी की गठरियां उनके थैलों में छिपी रहती। किसी घर में छबीली औरत या जवान लड़की की झांकी पा जाते तो घर की तलाशी ले लेते। मर्दों को शक में पकड़ कैंप में भिजवा देते। औरतों से पूछते, बताओ भगोड़े बदमाश कहाँ छिपे हैं, और उन्हें बांह से घसीटकर अरहर के खेतों में ले जाते। शांति कायम करने के लिए पुलिस की इन हरकतों के खिलाफ यदि किसी देहाती के माथे पर वल दिखाई देते तो उसे पेड़ से बांधकर उसके सारे शरीर के बाल झाड़ दिए जाते। पुलिस अनुभव कर रही थी कि वह वास्तव में राज कर रही है। बदमाशों की खोज खबर लगाने का काम सरकार की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था।
कटौना का थाना फूंकने वालों का पता लगाने के लिए उबैद को मोहर सिंह के साथ ड्यूटी पर लगाया। रघुनाथ पांडे 6 मास से फरार था। उबैद ने साधु का भेष बनाया और काशी जी में फिरता रहा। वह हाथ देखकर भाग्य बताता, रमल बताता और बात बात में राज पलट होने, नए राजा, तालुकदार बनने और तांबे का सोना बनाने की बातें करता। इसी तरह बातों बातों में उसने रघुनाथ पांडे को खोज निकाला और गिरफ्तार करवा दिया। देश में शांति स्थापित हो गई। उबैद आगरा लौट आया और उसकी कारगुजारी के इनाम में उसे हेड कांस्टेबल का ओहदा मिला। आगरे में भी उसे सियासी फरारों की तलाश के काम पर लगाया गया। यहाँ उसने कुछ दिन इक्का हाँक कर फरार निर्मल चंद को गिरफ्तार करा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जल्दी ही सब इंस्पेक्टरी मिल जाएगी। मुल्क में अमन व अमान कायम हो गया था, पर जाने अंग्रेजों को क्या सूझा कि उन्होंने सरकार का काम कांग्रेस वालों को सौंप दिया। अफवाहें उड़ रही थीं कि सब जेल जाने वाले ही अफसर बनेंगे और अंग्रेज सरकार से बदारी निभाने वालों से बदले लिए जाएंगे। कुछ दिनों में ही इतना परिवर्तन हो गया कि जो गांधी टोपी छिपती फिरती थी, अब अकड़कर मोटर पर सवार थाने में पहुंचने लगी। लाल पगड़ी को उसके सामने झुककर सलाम करना पड़ता। अंग्रेज सरकार के समय जिन अफसरों का मान था वे अब घबरा रहे थे। पुरानी सरकार के प्रति वफादारी नई सरकार की निगाह में गद्दारी थी। उबैदुल्ला सोचता था, यह अल्लाह ने क्या किया। पुलिस के बड़े मुसलमान अफसर सैयद इम्तियाज अहमद और दूसरे साहबान तुर्की टोपी की जगह किश्तीनुमा टोपियां पहनने लगे और फिर गांधी टोपी। वे अपने से नीचे ओहदे के सहमे हुए लोगों को समझाते, अपना फर्ज है हाकिम वक्त का वफादार रहना, सियासियत से हमें क्या मतलब। उबैदुल्ला मन ही मन सोचता कि बेइज्जत होकर बर्खास्त होने से बेहतर है कि बाइज्जत रह खुद इस्तीफा दे दे। इस नई सरकार को उसकी जरूरत क्या, एक खासकर सियासी खुफिया पुलिस की उसे क्या जरूरत। जब रियाया का अपना राज हो गया तो लोग खुद ही कानून बनाएंगे और उन्हें मानेंगे। कौन बगावत करेगा जिसे हम पकड़ेंगे। यह जनता की सरकार हमें क्यों पालेगी। सरकारी नौकरों और पुलिसों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाने का मौका दिया गया। उबैद ने सोचा कि इस हिंदू राज से पाकिस्तान ही चला जाए। बड़े बड़े मुसलमान अफसर भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। पुलिस में मुसलमान ही ज्यादा थे। सब पुलिस अगर पाकिस्तान ही पहुंच जाए तो रियाया से ज्यादा तो पुलिस ही हो जाएगी। वह घबरा रहा था। जिन लोगों की चौकसी कर वह डायरी लिखा करता था, वे लोग अब सरकारी परमिट लाकर बड़े बड़े कारोबार कर रहे थे। जब तक बड़े लाट लोग अंग्रेज थे, कुछ धीरज था। उम्मीद थी कि शायद फिर दिन फिरें। एक बार पहले भी कांग्रेस सरकार हुई थी और चली गई। लीग वाले भी जोर बांध रहे थे। लेकिन अगस्त 1947 में जब लाट भी कांग्रेसी बन गए तो वह धीरज भी जाता रहा। वह देखता रहता था कि सैयद साहब अबिसिया उस कांग्रेसी नेता के यहाँ मिलने आते जाते रहते थे और प्रायः जिक्र करते रहते थे कि उनके मरहम वालिद साहब मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के जिगरी दोस्त थे और खिलाफत तथा कांग्रेस में काम करते रहे हैं। वे तो एक बार लखनऊ भी हो आए थे। उबैद सोचता, ये तो नदानी और बड़े आदमी हैं। पहले रसूख के जोर पर उहदे पर चढ़ गए, अब भी इनका गुजारा हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार के जमाने में इन्होंने मुसाहबियत के सिवा किया क्या है। लेकिन हमने तो ईमानदारी और नमक हलाली निभाई है। ऊपर के दफ्तरों में रिकॉर्ड देखे जा रहे होंगे और बर्खास्ती का हुक्म आया ही चाहता है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का शासन कांग्रेस और लीग को ऐसे समय में सौंपा जब युद्ध के बोझ के कारण देश की आर्थिक अवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। कीमतें चौगुनी चढ़ गई थी। मुनाफे के लोभ में व्यापारियों ने बाजारों को समेटकर गोदामों में बंद कर लिया था। सरकार राष्ट्र निर्माण करना चाहती थी। जनता रोटी मांग रही थी। व्यवसायी लोग दाम नीचे न गिरने देने के लिए माल को तैयारी कम कर रहे थे। जो माल बनता उसे सरकारी कीमत की मोहर लगवाए बिना चोर बाजार में खींच लेते। मजदूर अपनी मजदूरी से पेट न भर पाने के कारण मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मजदूरी न बढ़ने पर मजदूर हड़ताल की धमकी दे रहे थे। सरकार हड़ताल को राष्ट्र के लिए घातक समझ रही थी। हड़ताल विरोधी कानून बना दिए गए। इस पर भी हड़तालें न रुकी। सरकार कम्युनिस्टों को हड़ताल के लिए जिम्मेवार समझ गिरफ्तार करने लगी। कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस और अंग्रेजों की लड़ाई परंपरा के अनुसार स्वयं बिस्तर लेकर थाने में पहुंचाने के बजाय फरार होकर अपना आंदोलन चलाने लगे। कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करना सरकार के लिए एक समस्या हो गई। शून्य चक्रवर्ती अंग्रेज सरकार के जमाने में आतंकवादी लोगों के षड्यंत्रों की खोज खबर लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में काफी कीर्ति कमा चुके थे। नई सरकार ने उन्हें गुप्तचर विभाग का DI-0G-0 बनाकर यह काम सौंपा।
मी चक्रवर्ती ने ऐसे षड्यंत्रों और अपराधियों को पकड़ने की रासायनिक विधि का उपयोग किया। जैसे कूजे की मिश्री बनाने के लिए मिश्री की एक डली को चाशनी में लटका देने से चीनी के कण जल से सिमट कर एक जगह जम जाते हैं और उन्हें बाहर कर लिया जाता है, वैसे ही उन्होंने अशांति की बात धीमे धीमे करने वाले अपने आदमियों को जनता में छोड़ शरारती लोगों को इकट्ठा कर लेने का उपाय सोच निकाला। अंग्रेज अफसरों के नौकरी छोड़ विलायत चले जाने के कारण सैयद साहब को D0S0P0 की जगह मिल गई थी। उबैद को सैयद साहब के यहाँ हाजिरी का हुक्म आया। उसे मालूम हुआ कि पिछली कारगुजारी की बुनियाद पर उसे स्पेशल ड्यूटी के लिए चुना गया है। दो काम खास थे, एक तो पाकिस्तानी एजेंटों का पता लगाना और दूसरा मजदूरी में बदअमनी फैलाने वाले कम्युनिस्टों की खोज। उबैद को धीरज हुआ। सरकार चाहे जो हो, इंतजाम और निजाम तो रहेगा ही, वह फालतू नहीं हो गया। लेकिन अपने बिरादराने दीन को वह पकड़ेगा। उसने मन को समझाया, मजहब और सियासियत अलग अलग चीजें हैं। हाकिमे वक्त से वफादारी भी तो अल्लाह का हुक्म है। मजहब अपनी जगह है, मुल्क अपनी जगह। ईरानी और तुर्क दोनों मुसलमान हैं, लेकिन अपने अपने मुल्क के लिए उनमें जंग होती रही है। फिर भी उसने कोशिश की कि हड़तालियों की पड़ताल पर ड्यूटी रहे तो अच्छा है। ऐसे आदमियों के खिलाफ उबैद को स्वयं ही क्रोध था। गरीब भले आदमी यूं ही कपड़े के बिना मरे जा रहे हैं, यह बेईमान हड़ताल करके और कपड़ा नहीं बनने देंगे। शहर में बिजली पानी बंद करके दुनिया को मार देना चाहते हैं। ऐसे कमीनों का तो यह इलाज ही है कि जूते लगाएं और काम लें। कमीने लोग कभी खुशी से काम करते हैं, उसका तो इलाज ही डंडा है। उबैद को फरार कम्युनिस्टों और मजदूरों में असंतोष फैलाने वाले उपद्रवी लोगों का पता लगाने के लिए कानपुर में नियुक्त किया गया। खुफिया पुलिस के महकमे में उसका नाम सब इंस्पेक्टरों में था, लेकिन वह मैले कपड़े और दुपल्ली टोपी पहने रोजगार की तलाश में कानपुर के बाजारों में घूम रहा था। कुछ जो उसने एक मिल के इंजन रूम में खलासी का काम किया और फिर आयरमैन हो गया। सरकार चाहती थी कि हड़ताल किसी तरह न हो, इसलिए शहर में दफा 144 लगी हुई थी। हुक्म था कि जलसा न हो, जुलूस न निकले। कांग्रेस के नेता कलेक्टर साहब की इजाजत से सब कुछ कर सकते थे। मनाही थी सिर्फ मजदूरों को भड़काने वाले लोगों के लिए, जिनसे सरकार को हड़ताल और शांति भंग का अंदेशा था। फिर भी बस्तियों में, पुरवों में, मकान की दीवारों पर, सड़कों पर चूने से, कोयले से और गेरू से मजदूरों के नारे लिखे दिखाई देते, चोर बाजारी बंद करो, मुनाफाखोरों को फांसी दो, मजदूरों को महंगाई भत्ता दो, रोजी रोटी दो, बिजली पानी लो, जालिम कानून हटाओ, मजदूर नेताओं को छोड़ो। एक उबैदुल्ला कान खोलकर मजदूरों में फैलती अफवाहें सुनता रहता। महंगाई के लिए हड़ताल जरूर होगी। मीटिंग में बात पक्की हो गई है। कल रात मीटिंग में लीडर आए थे। स्वदेशी वाले, म्योर वाले, जर्टन वाले सब तैयार है। देखिए कौन रोकता है। उबैद मिल में शाहिद के नाम से भर्ती हुआ था। वह इन बातों में बहुत उत्साह दिखाता, मजदूरों की टोलियों में खूब ऊंचे नारे लगाता। वह सोचता कि गुपचुप होने वाली मीटिंग में जा पाए तो असली भेद पाए और फरार नेताओं का सुराग मिले। जाहिर है ऐसे नारे लगाकर भी वह मन में सोचता, कमीनों का दिमाग कैसा फिर गया है। अंग्रेज के बराबर कुर्सी पर बैठने वाले इतने बड़े बड़े नेताओं का सरकार पलटकर अपनी सरकार बनाएंगे। शरीफ अमीर आदमियों का राज उखाड़कर कोरियों, पासियों, भंगियों और मजदूरों का राज बनेगा। कैसी बदमाशी की साजिश है। कहते हैं मजदूर की कमेटियां मिले चलाएगी। मालिक महंगाई बनाए रखने के लिए 2/3 मिले बंद किए हुए हैं। इन लोगों की चल जाए तो दुनिया पलट जाए। ये लोग छिपे छिपे कितना जोर बांध रहे हैं। इनके 47 नेता फरार हैं। सब कानपुर में है और पता नहीं चलता। छली बातों से खतरा और भी बढ़ गया था। इनका एक बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ था तो पिस्तौल कारतूस भी बरामद हुए थे। पिस्तौल पसली पर रखकर पिट से कर दे, इनका क्या भरोसा है। वह अपनी डायरी देने थाने न जाकर कर्नल लगन जमे रहने वाले एक खुफिया इंस्पेक्टर के यहाँ जाता था। यूं तो उबैद का सब इंस्पेक्टरी की तनख्वाह, ड्यूटी का भत्ता और शाहिद आयरमैन की मजदूरी भी मिल रही थी, लेकिन मुसीबत कितनी थी। सिर्फ आयरमैन की मजदूरी में ही गुजारा करना पड़ता। वह आराम के लिए पैसा खर्च करता तो साथ के लोगों को शक हो जाता। 4 महीने बीत गए, वह अपनी तनख्वाह लेने भी न जा सका। वह सरकार के खजाने में जमा हो रही थी। सचमुच बुरा हाल था। पेट भी था, कसे नहीं भरता था। चबईना और मूंगफली खाते खाते खुश्की से दिमाग चकराने लगता था। साफ कपड़े पहनने के लिए जी तरस जाता। वह मजदूरों की बाबत सोचता, कमीनों का यह तो हाल है कि रोटियों को तरसते हैं और करेंगे राज। कमबख्तों का यही तो इलाज है कि खाने को न दे और जूतियां मार मार कर काम ले।
हमेशा से कायदा ही यह रहा है। वह अपनी ड्यूटी की सख्ती से परेशान था। इतनी मुसीबत अंग्रेज के जमाने में कमी न हुई थी। एक दिन द हो गई। शाम के वक्त वह थक कर दीवार की कुनिया से पीठ लगा बैठ गया था। इंजीनियर साहब आ रहे थे। वह देख न पाया इसलिए उठकर खड़ा न हुआ। इंजीनियर साहब ने उसे ठोकर मारकर गाली दी। उबेदुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ रोका। मन में तो कहा, बेटा, न हुआ मैं बाहर, नहीं तो हथकड़ी लगवाकर थाने ले जाता और सब शेख ही झाड़ू देता। क्या समझते हो अपने आप को, दूसरे जैसे आदमी ही नहीं है। फिर गम खा गया कि बहुत बड़े काम के लिए वह यह सब बर्दाश्त कर रहा है। रात में दूसरे मजदूरों के साथ दर्शनपुरवा की एक कोठरी में लेटा लेटा वह सोचने लगा, कम से कम मार पीट गाली गलौज तो न होनी चाहिए। मजदूरों में सब कमीने लोग थोड़े ही हैं। और फिर यहाँ पैसा लेकर मजदूरी करते हैं। अपने घर चाहे जो हो। उसे अपने दो भाइयों की बात याद आ गई। एक अहमदाबाद में और दूसरा रतलाम में मजदूरी करने चला गया था। इसी सिलसिले में वह यह भी सोचने लगा कि कम से कम पेट भरने लायक मजदूरी तो मिले। जब सरकार अपनी है तो उसे हालत ठीक से मालूम होनी चाहिए। मजदूरों की भी सुनी जाए। मिल के साथी मजदूरों को शाहिद पर विश्वास हो जाने से उसे हाथ की लिखाई में पर्चे पढ़ने को मिलन लगे। इन पर्चों पर प्रेस का नाम नहीं रहता था। इन पर्चों में सरकार के खिलाफ सरकशी की बातें और जंग का ऐलान रहता। जो सरकार मुनाफाखोरी, चोर बाजारी के हकों को जायज समझती है, उसके राज में मेहनत करने वाली जनता कभी सुखी नहीं हो सकती। व्यापार के नाम पर मुनाफे की लूट केवल किसानों और मजदूरों के राज में खत्म हो सकती है, जब पैदावार मुनाफे के लिए नहीं, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए की जाएगी। यह पूंजीपतियों का राज, जनता का स्वराज्य नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी और विदेशी मुनाफाखोरों का समझौता है। मेहनत करने वालों का स्वराज्य केवल मेहनत करने वालों की अपनी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ही कायम कर सकत है। कम्युनिस्ट पार्टी मेहनत करने वाली जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस सरमायादारी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करती है। आप लोग अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सुसंगठित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। पुलिस के दमन का मुकाबला कीजिए। अपने गली, मोहल्लों और अहातों में पुलिस राज समाप्त करके मेहनत करने वाली जनता का राज कायम कीजिए। आदि आदि। उबैद यह खुली बगावत देख सिहर उठता। दुलीचंद ऐसे पर्चे शाहिद को पढ़ाकर वापस ले लेता था। शाहिद पर्चों को 2 बार 3 बार पढ़कर शब्दों को याद कर लेने की कोशिश करता ताकि बिल्कुल सही सही रिपोर्ट दे सके। अकेले में मन ही मन उन्हें दोहराता रहता। मन ही मन वह सोचता, कितनी खुली बगावत है। और साथ ही यह भी सोचता, इन मजदूरों के ख्याल से बातें भी सही है। लाखों लोग तो इसी हालत में है। उसने एक राज फिसलकर दूसरा राज आता देखा था। वह सोचने लगता, क्या तीसरा राज आएगा। जैसे इन दोनों राज्यों में वह एक ही काम करता आया है, वैसे ही वह करता चला जाएगा। तब उसे गल्ले और कपड़े के गोदाम छिपाने वालों का पता लगाना होगा। ऐसे आदमियों की पड़ताल करनी होगी जो रियाया को भूखी और नंगी रखते हैं। ऐसे विचारों से करनेलगंज में इंस्पेक्टर साहब के यहाँ रिपोर्ट लिखाने जाने का उत्साह फीका पड़ने लगा। अब उसे अपना काम बहुत कठिन जान पड़ने लगा। लेकिन वह बड़ी होशियारी से आंख बचाकर अपनी रिपोर्ट पहुंचाता रहा। वह सरकार का नमक खा रहा था और खुदा के रूबरू हाकिम वक्त का नौकर था। एक दिन दुलीचंद ने उससे कहा, पार्टी के मेंबर क्यों नहीं बन जाते। उबैद मन ही मन सिहर उठा। लेकिन प्रकट में कहा बन जाएंगे। मन में उसने सोचा कि पार्टी के मेंबर बन जाने पर ही उसे भीतरी षड्यंत्र का पता चलेगा। दूसरा ख्याल आया कि यह तो अपने ऊपर एतबार करने वालों के साथ दगा होगी। उबैद मन ही मन बहुत परेशान हुआ। पार्टी का मेंबर बनने से इनकार करे तो फर्ज में कोताही और खुदा के रूबरू अपनी सरकार से दगा है, और पार्टी का मेंबर बनकर उसका राज दूसरों को दे तो गरीब साथियों और खुदा की खल्क के साथ दगा है। उसने अपने मन को समझाया कि अव्वल तो वह सरकार का ही नमक खा रहा है और खुदा ने सरकार को रुतबा दिया है। वह खुदा के इंसाफ में क्यों शक करे। उबैद तो परेशानी में था, लेकिन दुलीचंद को शाहिद जैसे समझदार, पक्के और जोशील साथी को पार्टी का मेंबर बनाने की धुन सवार थी। उसने उसे पार्टी का कार्ड दिलवा दिया और एक रात उसे पक्के साथियों की मीटिंग में ले गया। मीटिंग में 15-20 साथी थे। दूसरी मिलों के कॉमरेड लीडर बता रहे थे, हड़ताल के मतलब होते हैं मालिकों की हुकूमत के खिलाफ मजदूरों के मोर्चे को मजबूत करना। मजदूरों का मोर्चा सिर्फ पार्टी के मेंबरों का मोर्चा नहीं है। मजदूरों का मोर्चा तमाम मेहनत करने वाली जनता का मोर्चा है। पार्टी के मेंबर इस मोर्चे में राह दिखाते हैं। वे मोर्चे के मालिक नहीं हैं।
जो लोग बाबू लोगों से, जमादारों से, पुलिस वालों से अपनी दुश्मनी समझते हैं वे गलती पर हैं और मजदूरों के मोर्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे दुश्मन सिर्फ वे लोग हैं जो जनता की मेहनत को लूटना अपना हक समझते हैं। तबके सिर्फ दो हैं, एक लूटने वाला और दूसरा लुटा जाने वाला। नौकर सब लुटने वाले तबके से हैं। फर्क इतना है कि वे लोग अपनी बिरादरी और समाज को न पहचान कर लूटने वालों के हाथ बिके हुए हैं। उनकी किस्मत मालिकों के हाथ का खेल है। हमारा मोर्चा मारपीट, जोर जुल्म का मोर्चा नहीं है। यह मोर्चा पक्के इरादे से अपने हक को पाने का मोर्चा है। कॉमरेड लीडर के चेहरे पर बड़ी हुई मूंछें और कतरी हुई दाढ़ी के बावजूद इंस्पेक्टर साहब से मालूम हुए हुलिये से उबैद पहचान गया था कि यह फरार लीडर कॉमरेड नाथ है। फर्ज पूरा करने के लिए उसने इस मीटिंग की ओर नाथ के बदले हुए हुलिये की रिपोर्ट भी इंस्पेक्टर साहब के यहाँ पहुंचा दी। इसके बाद वह 2 और मीटिंगों में भी गया। बड़ी भारी मुकम्मल हड़ताल की तैयारी के लिए गुप्त मीटिंगें बार-बार हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब का हुक्म था कि ऐसी मीटिंग का समय और स्थान मालूम कर उबैद वक्त रहते उन्हें खबर दे, लेकिन उबैद को मीटिंग का पता ऐसे समय लगता कि खबर दे आने का मौका ही न रहता। 5वीं गुप्त मीटिंग का हड़ताल के लिए आखिरी बातें तय करने के लिए की जानी थी। मिल से छुट्टी होते ही शाहिद को कहा गया कि ग्वालटोली के 4 साथियों प्यारे, नूतन, ले और नब्बन को खबर दे आए। ग्वालटोली जाते हुए उबैद कर्नैल जमे खबर देता गया। इस बात के नतीजे से वह खुद घबरा रहा था, लेकिन खुदा के रूबरू वह अपने फर्ज से कोताही कैसे करता। इस मानसिक परेशानी में वह बार बार अल्लाह को गुहारता कि वही उसकी मदद करे, उसे गुमराह होने से बचाए। एक हरीकेन लालटेन की रोशनी थी। अलगनियों पर कपड़े और घर का सामान लादकर सब लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। कानपुर के 1 लाख मजदूरों और शहर के करोड़पतियों और सरकार में जंग का फैसला हो रहे था। पिकेटिंग के समय कौन लोग देखभाल करेंगे, लाठीचार्ज होने पर क्या किया जाए, गैरकानूनी जुलूस निकला जाए या नहीं, दूसरे मजदूरों के दिल से खतरा दूर करने के लिए कौन लोग पहले मार खाएं और गिरफ्तार हों। ख्याल रखा जाए कि इधर से लोग भड़क कर ईंट पत्थर चलाकर पुलिस को गोली चलाने का मौका न दें। आधी रात के समय मीटिंग हो रही थी। 3 लीडर आए हुए थे। हड़ताल के लिए कॉमरेड नाथ आखिरी बातें समझा रहे थे। उबैद के कानों में साए साए हो रहा था। उसका कलेजा धक धक कर रहा था। वह लगातार बीड़ी पर बीड़ी सुलगा रहा था। दूसरे कई लोग भी बीड़ी पी रहे थे। लीडर कॉमरेड मौलाना ने भूरी आंखें निकाल डांट कर कहा, बीड़ी बुझा दो सब लोग। क्या बेवकूफ़ी करते हो, देखते नहीं हो, दम घुट रहा है। तुम लोग क्या जंग लड़ोगे, जो 1 घंटे तक बिना बीड़ी के नहीं रह सकते। उबैद बीड़ी फर्श पर दबाकर बुझा रहा था। दूसरे लोगों ने भी बीड़ी बुझा दी। उसी समय पड़ोस से ऊंची पुकार सुनाई, दही भूरे ओ भूरे, उद्धरण उद्धरण। मौलाना की पीठ तन गई। पुलिस आ गई। उन्होंने कहा। वे तुरंत कागज समेटने लगे और बोले, जगन कामरेडों को निकाल दो। मोती दरवाजे पर डट जाओ, भीतर न आने देना। गड़ब अड़ मच गई। शाहिद का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर से धमकी सुनाई दी, दरवाजे खोलो, तोड़ दो दरवाजा। पिस्तौल की 2 गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी। सादे कपड़े पहने पुलिस पुलिस और मजदूरों में हाथापाई हो रही थी। 3 गोलियां और चली। वर्दी वाली पुलिस भी आ गई। 12 आदमी गिरफ्तार हो गए। दुलीचंद के घुटने में और नब्बन की बाह के डोले में गोली लगी थी। दूसरे लोगों को भी चोटें आई थी। तीनों लीडर कॉमरेड निकाल दिए गए थे। पुलिस के लोगों में शाहिद को कोई भी नहीं पहचानता था। उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। वह भी गिरफ्तार हो गया। मोहल्ले के बाहर 4 पुलिस लारियां खड़ी था। 3-3 गिरफ्तारों को पुलिस के साथ इनमें बंद किया गया और बड़ी कोतवाली पहुंच गए। सब लोगों को अलग अलग बंद कर दिया गया। अगले दिन चौथे पहर करनैलगंज वाले इंस्पेक्टर साहब और उनसे बड़े अफसर आए। उन लोगों ने उबैदुल्ला की कारगुजारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बड़े बड़े मच्छर तो जाल तोड़कर निकल गए। कितने बदमाश हैं ये लोग। फिर भी इनके 12 खास आदमी हाथ आ गए हैं। फिलहाल इनकी यह हड़ताल तो न हो सकेगी। उन्होंने उबैदुल्ला को समझाया, इन बदमाशों पर मामला चलाया जाएगा कि इन्होंने सर अंजाम में पुलिस के काम में अड़चन डाली, पुलिस से मारपीट की, 1 दारोगा और 4 कांस्टेबल को जख्मी किया। लेकिन गवाही सब पुलिस की ही है, इसलिए उबैद को सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। 15-20 दिन की ही तो बात है। जेल में सब आराम का इंतजाम हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। कल उन सब लोगों को जेल की हवालात में भेज दिया जाएगा। उबैद के लिए जेल में अलग इंतजाम हो जाएगा। 2-1 रोज में बयान तैयार हो जाएगा और उबैद को वह बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना होगा।
बड़े साहब ने कहा है कि इस मामले से छूटने पर उबैद को किसी थाने का इंचार्ज बनाकर पश्चिम में भेज देंगे। सब गिरफ्तार दंगाइयों को पुलिस से फौजदारी करने की दफा में मुलजिम बनाकर जेल हवालात में भेज दिया गया। उबैद भी जेल भेज दिया गया, लेकिन उसे अलग कोठरी में रखा गया। उस पर खास वार डर की ड्यूटी थी कि उससे कोई मिलने न पाए। सिर्फ पानी देने वाला, खाना पहुंचाने वाला, अस्पताल की कमान के कैदी और भंगी उसकी कोठरी में आते जाते थे। इन्हीं में से कोई उसे खबर दे गया कि उसके बाकी साथी कह रहे हैं कि शाहिद को भी उनके साथ रखा जाए और उसे साथ न रखा जाने पर भूख हड़ताल की तैयारी है। उबैद परेशान था कि क्या करे। उसने कितने ही मुश्किल काम किए थे लेकिन ऐसी मुसीबत कमी न आई थी। कचहरी में खड़े होकर बहन लोगों के खिलाफ बयान कैसे देगा? कैसी कैसी गालियां वे लोग इसे देंगे और फिर जेल वे लोग किस बात के लिए जा रहे हैं। तीसरे दिन उसकी कोठरी में आने जाने वाले कैदियों की आंख बदली हुई दिखाई दी। उस पर ड्यूटी देने वाले जमादार की आंख बचाकर एक गैर पहचाना कैदी उसे गाली देकर और उसकी ओर थूक कर कह गया, साला मुखबिर है। उसी दिन शाम को मजिस्ट्रेट उसका बयान कलमबंद करने के लिए आए। मजिस्ट्रेट ने उससे कहा, खुदा को हाजिर नाजिर ज्ञान कर हल्फिया सच बयान दो। शाहिद ने होंठ दबा लिए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम शाहिद है? वालिद का नाम। शाहिद चुप रहा। मजिस्ट्रेट ने धमकाया, बोलते क्यों नहीं? साथ खड़े C0 I0 D0 के इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा, बयान दो अपना। शाहिद ने जवाब दिया, मेरा नाम शाहिद नहीं, मैं खुदा को रूबरू जानकर हल्फिया झूठ नहीं बोल सकता। मजिस्ट्रेट ने आश्चर्य से अंग्रेजी में कहा, यह क्या तमाशा है? C.I.D0 के इंस्पेक्टर ने उबैद को समझाया, अरे इसमें क्या है, यह तो जाब्ते की बात है। कचहरी में खुदा थोड़े ही हाजिर हो सकते हैं, इसमें क्या रखा है? उबैद ने हकलाते हुए कहा, हजूर नौकरी करता हूँ। जान देकर सरकार का नमक हलाल कर सकता हूँ, पर ईमान नहीं बेच सकता। उसने छत की तरफ हाथ उठाया। वह दुनिया भी तो है। मजिस्ट्रेट साहब ने इंस्पेक्टर साहब को डांट दिया, यह सब क्या फरेब है? मैं ऐसा बयान नहीं ला खा सकता। मुझे रिपोर्ट में यह सब लिखना होगा। इस परेशानी में बयान न लिखा जा सका। अगले दिन उसे समझाने के लिए दूसरे अफसर आए। बोले, ऐसी नमक हरामी गद्दारी करोगे तो 7 बरस की नौकरी कारगुजारी सरकार के यहाँ जमा तनख्वाह तो जब्त होगी ही, साथ ही सरकार की नौकरी में रहकर बगावत करने के जुर्म में फांसी, काले पानी की सजा तक हो सकती है। उबैद ने जवाब दिया, सरकार मालिक है, मैंने गद्दारी नहीं की है। नहीं की, लेकिन खुदा के रूबरू दरोगहल्फी करके आकबत नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ आप मालिक है, वहाँ वो मालिक है। उबैदुल्ला का मामला I0 G0 साहब के यहाँ गया हुआ था। इसी बीच दूसरे 11 आदमियों पर पुलिस से फौजदारी करने का मामला चल रहा था। पुलिस ही मुद्दई थी और पुलिस ही गवाह। गवाही माकूल नहीं थी। मामला गिर जाने की आशा थी। मुलजिम लारियों में नारे लगाते हुए अदालत आते जाते ये मुलजिम के वकील बार बार शाहिद को अदालत में पेश करने की दरखास्तें दे रहे थे। पुलिस की तरफ से जवाब था कि शाहिद पर से यह फौजदारी का मामला हटा लिया गया है। वह दूसरे मामले में मफरूर था। उसकी तहकीकात अलग से हो रही है। मजदूरों को विश्वास था कि कॉमरेड शाहिद को सरकारी गवाह बनाने के लिए पीटा गया है, लेकिन उसने अपने साथियों से गद्दारी करना मंजूर नहीं किया। पुलिस उसे परेशान कर रही है। वे नारे लगाते थे, कॉमरेड शाहिद जिंदाबाद, कॉमरेड शाहिद को रिहा करो। जेल वालों की चौकसी के बावजूद यह खबर भी उबैद तक पहुंची। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अल्लाह को याद कर दुआ के लिए हाथ फैलाकर कहा, या खुदा शुक्र तेरा, एक बार तो तेरे नाम ने जिंदगी में मदद की, यही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।